हैजार्ड जो है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकता है जिसमें सामर्थ हो, यानी कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब होता है शक्तिशाली, जो काफी शक्तिशाली होता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो पीपल को नुकसान पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसे हम क्या कहते हैं? हैजार्ड कहते हैं। यानी कि हैजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू द पीपल, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हैजार्ड कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसे हम हैजार्ड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हैजार्ड्स है। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है? हैजार्ड्स है। केमिकल्स क्या है? हैजार्ड्स है। नॉइज क्या है? नॉइज मतलब होता है शोरगुल, क्या है? हैजार्ड्स है। कीबोर्ड जो कंप्यूटर के आगे जो लगा हुआ रहता है, कीबोर्ड आप देखते हैं, ये भी क्या है? हैजार्ड्स है। उसमें भी संभावना है नुकसान पहुंचाने की। स्ट्रेस जो है ये भी हैजार्ड्स है, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। हैमर जो है, आप हैमर मतलब होता है हथौड़ा जिसका आप यूज करते हैं, इसमें भी सामर्थ्य है नुकसान पहुंचाने की। ये नाइफ, चाकू जो है, यहाँ भी आपको जो है नुकसान पहुंचाने की संभावना है। गैस सिलेंडर है, ये भी हैजार्ड्स है। बाइक है, ये भी हैजार्ड्स है। तो जितने भी और भी बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं। हैजार्ड का मतलब ही आप समझ लीजिए कि हैजार्ड मींस एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म, यानी कि कुछ भी हो जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की, जिसमें संभावना हो, जो पोटेंशियल हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो सब चीज क्या है आपका? वो सब चीज को हम लोग हैजार्ड्स करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिस्क इज द चांस, यानी कि रिस्क एक प्रकार का क्या है? चांस है, या कहे तो आप प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो भी आप देखते हैं कि रिस्क के बारे में अगर आप सुने होंगे, तो रिस्क जो होता है, तो रिस्क आपका लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या हाई हो सकता है। रिस्क जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे कहता है क्या रिस्क को पूर्ण रूप से हटाना संभव है, तो वहां पे आपका साथियों आंसर होना चाहिए नो। रिस्क को जो है हम लोग पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते हैं। रिस्क जो है हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है। जिंदगी के हर स्टेप में हम लोग रिस्क को कवर करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, वहां भी रिस्क है। रोड को क्रॉस करते हैं, वहां भी रिस्क है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, वहां भी रिस्क है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो कोई भी एक्टिविटी हो, बिना रिस्क की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो रिस्क जो है वो हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। रिस्क को सिर्फ हम कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट रिस्क को पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते हैं। सो रिस्क क्या है? एक प्रकार का चांस है, लो मीडियम हाई का, दैट समवन विल बी हार्म्ड बाय द एनी हैजार्ड्स। यानी कि रिस्क क्या है? चांस है। जब किसी व्यक्ति को, जब हैजार्ड्स के द्वारा किसी प्रकार को नुकसान पहुंचने की जो संभावना होती है, वही हमारा क्या होता है? रिस्क होता है। यानी कि हैजार्ड्स में जो आप पोटेंशियल शब्द देखते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्तिशाली। यानी कि वो हैजार्ड जो है कितनी मात्रा में वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वो लो नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो मीडियम में नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो हाई में नुकसान पहुंचाएगा। तो उसकी जो पोटेंशियल हो, हैजार्ड की पोटेंशियल को अगर आपको जानना हो, तो फिर वहां पे आपको रिस्क को जो है इवेलुएट करना पड़ेगा। तभी जाके आप समझ पाएंगे कि वो जो हैजार्ड्स है वो कितनी पोटेंशियल में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा आप देखते हैं बाइक, आप बाइक ड्राइव करते हैं, तो बाइक क्या है? आपका हैजार्ड्स है। बाइक आपका हैजार्ड्स है, लेकिन जब बाइक को जब आप ड्राइव शुरू करते हैं, तो वो क्या हो गया साथियों? रिस्क हो गया। जब बाइक आपकी जो है 20, 30, 40 के स्पीड तक रहती है, तो वहां पे आपका जो रिस्क लेवल होता है वहां पे लो होता है। लेकिन वही अगर बाइक आपकी जो है अगर 100 के स्पीड में चलने लगे, तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल होती है वो काफी हाई हो जाती है। मीन्स उस समय जो आपका रिस्क फैक्टर होता है वो हाई पे होता है। उस समय अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो, तो वहां पे संभावना जो होती है नुकसान की काफी ज्यादा होती है। इवन फेटालिटीज भी हो सकता है। वही बाइक अगर आप चलाते हैं, अगर 30-40 की स्पीड में चलता है, तो वहां पे संभावना जो होती है वो आपका रिस्क जो होता है वहां पे लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो आपका संभावना होगा नुकसान का, वो भी आपका कम होगा। लेकिन एक में भी ये भी हो सकता है कि कम रिस्क में भी कभी कभी देखा गया है कि फेटालिटी हो जाती है, जाने चली जाती है। लेकिन जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के अनुसार अगर हम लोग देखें, तो जितना ही आपकी रिस्क जो है लो रहेगा, उतना ही आपको चांसेस कम रहता है फेटालिटीज होने का। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया गया है। परफॉर्मिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के आप काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो काफी कटा हुआ है, उसका जो इंसुलेशन है वो काफी कटा हुआ है। इंसुलेशन का मतलब आप लोग समझते हैं साथियों? इंसुलेशन का मतलब होता है कि आप जो वायर देखते हैं और केबल देखते हैं।
मैं यहाँ पे आप लोगों को वायर और केबल के बारे में बताऊं कि वायर क्या होता है और केबल क्या होता है। देखिए, वायर जो आप देखते हैं, जो वायर आपके घरों में मिलता है, वायर आपका सिंगल होता है और उसके ऊपर जो है इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, मतलब उसके ऊपर कवर रहता है। लेकिन केबल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक इंसुलेटेड जो वायर होते हैं जिसके ऊपर कवर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही इंसुलेशन के द्वारा जब हम लोग उसको कवर कर देते हैं तो उसका नाम जो है केबल पड़ जाता है। जैसा आप देखते होंगे, आपके लैपटॉप जो है, लैपटॉप का जो पावर केबल है उसे आप वायर नहीं कहते हैं, उसे आप केबल कहते हैं। आपका जो डिश का जो तार होता है उसे आप वायर नहीं कहते हैं, उसे आप केबल कहते हैं। आपका जो फ्रिज का जो वायर, मतलब फ्रिज का जो आपका केबल होता है, जो देखते हैं जिसको आप सॉकेट में लगाते हैं, उसे भी आप वायर नहीं कहते, उसे भी आप केबल कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक इंसुलेटेड वायर को किसी एक ही इंसुलेशन के द्वारा जब हम लोग उसको कवर कर देते हैं तो उसका नाम साथियों केबल पड़ जाता है। तो जब मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम हो रहा है और वहां पे डिफरेंट प्रकार के मान लीजिए कि वायर हैं जो कटे हुए हैं, तो उस केस में आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से रिस्क का जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं कि रिस्क लो होगा, मीडियम होगा या हाई होगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखें, स्टैंडिंग ऑन द टॉप द एज ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं तो क्या है, हजार्ड है वहां, यानी कि आपकी संभावना है, आपको नुकसान पहुंचने की संभावना है। लेकिन वही अगर बिल्डिंग के अगर आप किनारे आ जाते हैं, एज पे आ जाते हैं, वहां पे किसी प्रकार का बैरिकेशन नहीं होता है, रेलिंग नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क होता है वो स्टार्ट होता है, और उस कंडीशन में आपका जो रिस्क होता है साथियों वो हाई पे जाता है। किस लिए हाई पे जाता है, क्योंकि आप एज पे खड़े हैं और वहां पे किसी प्रकार की रेलिंग नहीं है, ना किसी प्रकार का गार्ड नहीं है, तो वहां पे चांसेस गिरने की क्या है, काफी ज्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल हैंडलिंग, यानी केमिकल हैंडलिंग का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज में क्या है, डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स का यूज होता है। तो जो भी केमिकल्स की आप हैंडलिंग करते हैं तो उस कंडीशन भी में होता यह है कि केमिकल्स के चपेट में आने की संभावना होती है हैंडलिंग करने के समय, वहां पर रिस्क फैक्टर आपका हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स क्या है, हैजार्ड्स है, और जब आप उसको यूज करते हैं तो वो क्या हो गया, रिस्क फैक्टर होता है। तो इस तरीके से अब वहां पे डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर जो है वो कितना होगा। तो डिपेंड करता है कि केमिकल्स जो है आप किस प्रकार के केमिकल्स का वहां पे आप हैंडलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा केमिकल्स का हैंडलिंग कर रहे हैं जो हाईली टॉक्सी है, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो रिस्क फैक्टर होगा वो हाई होगा। और आप वैसे केमिकल्स का हैंडलिंग कर रहे हैं जो क्या है, लेस टॉक्सी है, ज्यादा टॉक्सी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो मीडियम होगा। तो कुल मिला जुला के रिस्क क्या है, एक प्रकार का चांस है, प्रोबेबिलिटी है, लो, मीडियम और हाई का। तो आई थिंक आप लोगों को रिस्क जो है डिटेल में समझ में आया होगा, आगे भी है इसके ऊपर। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क का जो दूसरा डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो रिस्क है वो कॉम्बिनेशन है किसका, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस जब तक रिस्क में आपको मिलता नहीं है, आपका रिस्क जो है कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है। सो रिस्क जो है लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस से मिलकर बनता है। अब लाइकलीहुड समझिए क्या है। देखिए, लाइकलीहुड का मतलब होता है कि घटना घटने की संभावित स्थिति क्या है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि जो घटना घटित होगा उसका आउटकम क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बाइक से कोई बंदा जा रहा है और 40 के स्पीड में जा रहा है और एक्सीडेंट करता है, तो एक्सीडेंट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो उसकी इंजरी होगी या फेटालिटीज होगी या कुछ प्रकार का फ्रैक्चर वगैरह होगा, क्या हो सकता है, ये अनुमान हम लगाते हैं। ये आपका क्या जो आउटकम हो सकता है हैजार्डियस इवेंट का, वो आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। और लाइकलीहुड जो होता है, होने की संभावना कितनी है। जैसे मान लीजिए कि बाइक चला रहा है, 40 की स्पीड से चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने की, हैजार्डियस इवेंट होने की संभावना क्या होगी, काफी कम होगी। लेकिन वही अगर बाइक वो 100 की स्पीड से चला रहा है तो उस कंडीशन में साथियों हैजार्डियस इवेंट होने की संभावना क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो 100 की स्पीड में चलाएगा तो उसमें कॉन्सिक्वेंस भी हाई पे होगा और लाइकलीहुड भी हाई पे होगा, इसलिए रिस्क फैक्टर जो होगा काफी हाई पे होगा। और आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति जो है काफी तेजी से जब बाइक चलाता है तो आपके मन में एक सवाल आता है और आप कहते हैं कि अभी जाने वाला है, इसका बुलावा आ गया है। सिंपली बात जो है, गांव में या रोड पे जो भी लोग देखता है उनके दिमाग में आता है अगर कोई बंदा काफी तेजी से बाइक या जो भी गाड़ी 4 व्हीलर चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका दिमाग जो है तेजी से जब मतलब बाइक या 4 व्हीलर कोई चलाता है तो उनका दिमाग में भी आ जाता है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उनके दिमाग में आ जाता है कि ये खतरा होने की संभावना ज्यादा है और रिजल्ट भी होगा कि ये मरने वाला है।
तो रिस्क जो है साथियों इसी को कहते हैं। रिस्क तो ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है कि जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करे। आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से आप इसको आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि रिस्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं रिस्क और हैजर्ड का कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल रखा हूं, उसको आप देखेंगे तो और आपका क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें हैजार्ड्स एंड रिस्क, यानी कि हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हैजार्ड्स है। परफॉर्मिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कामों को करना, वहां क्या है, रिस्क है। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होना जो है, जो क्या है, आपका हैजार्ड्स है, लेकिन आप इसके एज के ऊपर खड़े होते हैं तो यहाँ क्या है, रिस्क है। केमिकल जो है आप देख रहे हैं, केमिकल क्या है, हैजार्ड्स है। केमिकल की हैंडलिंग करना क्या है, रिस्क है। बाइक देख रहे हैं, बाइक क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन बाइक चलाना क्या है, रिस्क है। लाउड नॉइज क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन आप उसके एक्सपोजर में आते हैं, आप उसके चपेट में आते हैं तो यहाँ आपका क्या है, रिस्क है। कीबोर्ड जो है यह क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन आप कीबोर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पर रिस्क है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गैस सिलेंडर जो है यह क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन इसके नजदीक अगर किसी प्रकार का फ्लेम या माचिस या कैंडल का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इस केस में क्या है, यहाँ रिस्क है। स्ट्रेस जो है ये क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन आप जब उसको लेते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रिस्क हो जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा क्या है, हैजार्ड्स है, लेकिन जब आप यूज करते हैं तो वहां रिस्क फैक्टर हो जाता है। उसी तरह से आपका जो नाइफ है, जो चाकू है, या क्या है, हैजार्ड्स है, आप उसको यूज करते हैं तो वह क्या है, रिस्क है, चूंकि इससे आपको हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैजार्ड का एग्जाम्पल देखा, आपने रिस्क का एग्जाम्पल देखा, तो आई थिंक जो है साथियों आप लोगों को जो है पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जो है देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हैजार्ड्स एंड देयर इफेक्ट, यानी कि अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका हैजार्ड्स है उसको देखेंगे कि वर्कप्लेस पे जो हैजार्ड्स है वो कैसा है, उसका एग्जाम्पल क्या है और किस प्रकार के वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ हैजार्ड्स एंड देयर इफेक्ट, यानी कि हैजार्ड और उनका इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कॉलम आपका यहाँ पे है वर्कप्लेस हैजार्ड्स, यानी कि वर्कप्लेस पे किस तरह के हैजार्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हैजार्ड्स, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और एग्जाम्पल ऑफ हार्म कॉज, यानी किस प्रकार का वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हैजार्ड्स हैं वो किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तीन टेबल आपके सामने है। तो यहाँ पे जैसे दिया है थिंग्स, यानी थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, सामान वस्तु कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है सिर्फ नाइफ का। अब थिंग में जो है वो सारा कुछ, जो भी थिंग्स है, वस्तु है, वो सारा कुछ समझिए कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारा जो है इसमें आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे नाइफ दिया गया है, तो नाइफ माने क्या होता है, चाकू। चाकू जो है क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे कट होने की संभावना होती है। उसी तरह से आपका सबस्टांसेस है, जैसे आपने देखा यहाँ पे बेंजीन, यानी कि जो भी आपका सबस्टांसेस है, चाहे वो जैसे आपने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबस्टांसेस होते हैं, केमिकल्स की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो भी आपका सबस्टांसेस है, जो भी तत्व पदार्थ है, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ही लिया है बेंजीन, तो बेंजीन के चपेट में अगर आते हैं, बेंजीन का अगर इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है तो इससे आपके जो है लीकेमिया नामक जो है बीमारी होने की संभावना होती है। दोस्तों, लीकेमिया नामक जो बीमारी है यह एक प्रकार की कैंसर की बीमारी होती है, यानी कि अगर आप बेंजीन के चपेट में आते हैं तो लीकेमिया नामक बीमारी होने की संभावना होती है। लीकेमिया क्या है, एक प्रकार का कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर की बीमारी है, तो इस प्रकार की संभावना होती है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मटेरियल, तो मटेरियल में आपको जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, तो जो भी आपका माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरोक्लोसिस है, ये समझिए क्या होता है, ये आपको ट्यूबरोक्लोसिस का सोर्स होता है। ट्यूबरोक्लोसिस को जैसे आप लोग टीबी बीमारी के नाम से जानते हैं कि टीबी हो गया है, तो टीबी किसी व्यक्ति को अगर होता है तो जब तक वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के चपेट में वो बंदा आता है, वो मिलता है, तभी जाके उस बंदा को जो है ट्यूबरोक्लोसिस की बीमारी होती है। तो आपका आप दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वर्कप्लेस पे इसका क्या रोल है, तो वर्कप्लेस पे डेफिनेटली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्कप्लेस पे आपको पता है डिफरेंट प्रकार के लोग वहां पे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि ओसा ने जो है, जो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1996 में ही इसका फाइंड आउट किया और इसके ऊपर काम किया। मैं आपको बताऊं कि इवन कंपनी में जो है इसके लिए पॉलिसी बनती है। तो जो भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है और उसको पता नहीं है, वो स्नीजिंग कर रहा है, कॉफिंग कर रहा है, खांसी उसको काफी दिन से हुआ है, तो उसके लिए पॉलिसी बनाया गया है कि उसका बाकायदा पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उसको जो है पुनः जो है जॉब पे लिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर उसको टीबी रोग है, अगर वो टीबी से ग्रसित है, तो जब वो स्नीज करेगा, जब वो छींकेगा, जब वो खांसेगा, तो वहां से जो भी उसका जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकलेगा, एयर में निकलेगा, और नियर बाय में जो पर्सन होंगे वो उसके चपेट में आ सकते हैं, उनको ट्यूबरोक्लोसिस हो सकता है। इसलिए जो है आपका जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, एक प्रकार का हैजार्ड्स है, और जब इस चपेट में कोई व्यक्ति आता है उसको ट्यूबरोक्लोसिस हो जाता है।
उसके बाद से आपका जो वर्कप्लेस पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपका होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपका शॉक और इलेक्ट्रिक्यूशन झटका लग सकता है या जान भी जा सकती है, तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिलने की संभावना होता है। उसके बाद से आपने कंडीशन देखा कि आपका जो वर्कप्लेस पे आपका जो कंडीशन होता है वो आपका खराब हो सकता है, जैसे आपका वेट फ्लोर हुआ यानी कि पूरा जो है गीला हुआ है, तो उस कंडीशन में आप वहां पे स्लिप और फॉल की संभावना हो सकती है। उसी तरह से जो प्रोसेस है, जैसे बहुत सारा आप काम जो करते हैं वो आपका प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में जैसे आपका आपने देखा बेल्डिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, कटिंग हुआ, डेमोलेशन हुआ, एक्सकवेशन हो गया, ये सब क्या है? प्रोसेस है। तो जो भी ये प्रोसेस होता है काम, तो जैसे बेल्डिंग है तो मेटल फ्यूम है ना, फीवर, अगर मेटल फ्यूम अगर कंटिन्यू काफी लंबे समय तक अगर आप लेंगे तो इसका नतीजा होगा कि उससे आपका फीवर होगा, आपको बीमारी हो सकती है। उसी तरह से आप प्रैक्टिस, आपने देखा प्रैक्टिस यानी कि जो हम लोग काम करते हैं, जो कंटिन्यूअल जो हम लोग वर्क करते हैं, वो हमारा क्या है? प्रैक्टिस हो गया। तो प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको दिया गया है हार्ड रॉक माइनिंग। हार्ड रॉक माइनिंग का मतलब होता है, जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जो भी माइनिंग, यानी कि माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग एक प्रोसेस है जो हम लोग जमीन के नीचे से जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको हम लोग खोद के निकालते हैं, वो हमारा माइनिंग होता है। तो माइनिंग में एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हार्ड रॉक माइनिंग कहते हैं। हार्ड रॉक माइनिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोग नीचे से जो जमीन से जो निकाल के जो हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स के निकालते हैं, जैसे देखिए आपका, जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर्स हो गया, है ना, या जो भी हम लोग करते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, तो ये सब जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इसको हम लोग हार्ड रॉक माइनिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार की माइनिंग अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना होती है, ये भी आपकी लंग संबंधी डिजीज है, ये हो जाती है। उसके साथ साथ आपका जो है बिहेवियर है, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड भी आपका वर्कप्लेस पे हैजर्ड्स है, जैसे बलिंग किसी को करते हैं, यानी कि मटरगश्ती करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसके साथ हाथापाई करते हैं, तो ये अगर इस प्रकार की चीजें होगी तो एंजाइटीज होगा, यानी कि आपके समझिए कि आपको प्रॉब्लम होगा, यानी कि आप समझिए कि एक प्रकार के स्ट्रेस में जाएंगे, आपके अंदर फियर होगा और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो वर्कप्लेस पे जो कॉमनली जो है वर्कप्लेस जो हैजर्ड्स है, उसका हैजर्ड का एग्जांपल और किस प्रकार का हैजर्ड आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये सारा चीज आपने इस पॉइंट में, इस टेबल में आपने देखा। तो आई होप जो है आपको ये पूरी जो है चीजें समझ में आ गई। साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। देखिए हैजर्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, साफ साफ मेंशन है हैजर्ड जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में क्या आ सकता है? आपका जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्लांट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मतलब चिड़िया हो गया, एनिमल पशु पक्षी हो गया, एंड ह्यूमन, ये सब जो भी है साथियों, ये आपका क्या है? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ये आपका वायरस हो गया, है ना, ये आपका प्लांट्स हो गया, ये आपका बर्ड्स हो गया, ये आपका एनिमल हो गया और ये ह्यूमन हो गया। तो बायोलॉजिकल जो हैजर्ड्स हैं, ये सब क्या है? आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है। और भी जो भी है बायोलॉजिकल में और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हुआ। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल्स। केमिकल्स जो होता है, केमिकल्स भी एक प्रकार का हैजर्ड्स है, क्योंकि केमिकल्स क्या कर सकता है? आपको नुकसान पहुंचा सकता है। केमिकल के चपेट में अगर आते हैं तो आपको बहुत सारी प्रकार की बीमारी हो सकती है। सो डिपेंड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स, यानी कि केमिकल जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि केमिकल्स आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जो भी केमिकल्स होता है, अगर वो ज्यादा टॉक्सी है, ज्यादा जहरीला है, तो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। नॉर्मली हम लोग जो है घर में भी जो है डिफरेंट प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर का जो क्लीनिंग करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उसमें भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो केमिकल जो होता है उतना हार्मफुल नहीं होता है। तो डिपेंड करता है केमिकल का फिजिकल, केमिकल एंड उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि केमिकल जो है कितनी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स भी क्या है? एक प्रकार का हैजर्ड्स है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रिपीटेटिव मूवमेंट। रिपीटेटिव का मतलब होता है बार बार, कहते हैं रिपीट करना, यानी कि बार बार कोई भी चीज को हम रिपीट करते हैं और उस काम को करते हैं, उसे हम लोग रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं। इम्प्रॉपर सेटअप वर्क स्टेशन, जैसे आप यहाँ पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे देखिए इसका जो टेबल है, दोनों का टेबल सेम है, दोनों का जो मॉनिटर है वो इसका भी सेम है, लेकिन इनकी जो सिटिंग स्टाइल्स है और इसके साथ साथ इनका जो चेयर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है किसी प्रकार का सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है इनके हैंड के लिए, और इस कंडीशन में अगर यहाँ पे काम करेंगे तो कुछ ही देर में इनका जो हाथ होगा वो दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका जो कैटेगरी है ये इम्प्रॉपर है। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नीचे जो है इनके जो है सपोर्ट है, तो इस कंडीशन में इनका जो हाथ होगा वो जनरली जो होगा दर्द नहीं करेगा, ज्यादा लंबे समय तक भी काम करेंगे तो सही रहेगा। तो जनरली फ्रेंड्स हम लोग देखिएगा कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, हम लोग इसी पोर्शन में हम लोग काम करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ इम्प्रॉपर सेट ऑफ वर्क स्टेशन का, या फिर आपका है पुअर डिजाइन ऑफ जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, अगर उसका डिजाइनिंग ही अगर सही तरीके से आपने नहीं किया है, जैसे मान लीजिए कि मशीनरी वगैरह हो गया, अगर उसकी डिजाइनिंग ही अगर आप सही तरीके से नहीं किए हैं तो वहां भी आदमी जो काम करने वाला होगा वो सही से वहां पे बैठ नहीं पाएगा, सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा या झुक के खड़ा होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो काम आप करते हैं आपको बहुत सारी परेशानी आपको हो सकती है, इसे हम लोग एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। अभी आप बेसिक समझे, आगे आपको इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी कि एर्गोनॉमिक्स समझिए कि एक प्रकार का वर्क होता है जिसमें जो भी काम करने वाले लोग होते हैं और वहाँ की वर्क सराउंडिंग होती है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि काम और वहाँ की जो रिलेटेड है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल समझिए कि आपका जो वर्क स्टेशन है, आपको काम करने का जो तरीका है वो वेल एंड गुड होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे जो भी आपने देखा आपका जो हैजर्ड्स है वो जैसे आपने बायोलॉजिकल हैजर्ड देखा, आपने केमिकल हैजर्ड देखा, आपने एर्गोनॉमिक हैजर्ड देखा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे हैजर्ड्स जो है उसको भी देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स में आपका क्या हो सकता है जो आपको फिजिकली रूप से नुकसान पहुंचाए, जैसे आपका रेडिएशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय जो भी क्षेत्र होता है उसके एरिया में आते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है ना। प्रेशर एक्सट्रीमम, जैसे हाई प्रेशर और लो वैक्यूम वैक्यूम के ऊपर आप काम करते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो काफी हाई रहता है, काफी कम रहता है ना। प्रेशर काफी हाई हो, वैक्यूम जहाँ पे वैक्यूम मतलब दबाव दिया जाता हो, तो उस कंडीशन में भी आपको फिजिकल आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है अगर आप उसकी चपेट में आते हैं तो। इसके साथ साथ आपका नॉइज है। तो ये सब जो दोस्तों जो एग्जांपल है ये फिजिकल हैजर्ड्स का है, ठीक है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं आपका साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हैजर्ड जो है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रेस है, वायलेंस है, यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल है स्ट्रेस का फिगर यहाँ पे दिया गया है और ये आपस में इस प्रकार की चीजें होती है जिसे हम वायलेंस करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल हैजर्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद साथियों आपका सेफ्टी हैजर्ड्स है। सेफ्टी हैजर्ड्स में जैसे आपका स्लिपिंग हो गया, ट्रिपिंग हो गया, है ना। ये जो हैजर्ड्स है इसे हम लोग सेफ्टी हैजर्ड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कोई भी ऑयली चीज अगर गिरा हुआ है उस पर अगर आप फिसलते हैं तो ये आपका स्लिप हैजर्ड्स हुआ। जैसे आगे आपके मार्ग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे आप रास्ते पे चलते हैं और कुछ आपके आगे जो कुछ ब्रेकर टाइप का या वायर वगैरह हो उसमें अगर आपका पैर फंसता है, फंस के गिरते हैं तो उसे हम लोग ट्रिप हैजर्ड्स कहते हैं। और आप हाइट से गिरते हैं उसे हम लोग फॉल हैजर्ड्स कहते हैं, जो आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे। तो ये आपका जो सेफ्टी है ये आपका स्लिपिंग हो सकता है, ट्रिपिंग हैजर्ड्स हो सकता है, या इनएप्रोप्रिएट मशीन गार्डिंग। मशीन में अगर गार्डिंग भी अगर सही तरीके से नहीं है तो ये भी आपका सेफ्टी हैजर्ड्स है, जो आप यहाँ का जो एग्जांपल है उस एग्जांपल से आप साथियों आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इंडिकेशन हो रहा है इसका मतलब है कि इस जगह पे क्या है, ये सही तरीके से गार्डिंग नहीं है, यहाँ पे टूटा हुआ है, तो ये इम्प्रॉपर जो है मशीन गार्डिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इक्विपमेंट माल फंक्शन और ब्रेकडाउन। इक्विपमेंट माल फंक्शन का मतलब होता है कि इक्विपमेंट का टूट जाना या सही तरीके से ना होना। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो स्क्रू ड्राइवर है ये क्या है, इक्विपमेंट जो क्या है माल फंक्शन है, और ब्रेकडाउन है यानी टूटा हुआ है। तो इस प्रकार के जो हैजर्ड्स होते हैं साथियों वो आपका सेफ्टी हैजर्ड्स होता है। तो हैजर्ड जो है टोटल आप लोगों ने देखा, बायोलॉजिकल हुआ, केमिकल हुआ, एर्गोनॉमिक हुआ, फिजिकल हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ एंड सेफ्टी हुआ। तो इस प्रकार के जो हैजर्ड्स होते हैं टोटल जो यही जो है आपका हैजर्ड्स के प्रकार हैं, और इसी में आपके जो है सारी हैजर्ड्स जो है वो आ जाती है। साथियों अभी हम लोग देखेंगे एक्सीडेंट एंड देयर कॉजेस, यानी कि एक्सीडेंट क्या होता है और उसके कॉजेस क्या हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी घटना होती है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ कॉज होता है। तो अभी हम देखते हैं एक्सीडेंट क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं एक्सीडेंट का हिंदी होता है दुर्घटना, यानी कि अनडिजायर्ड एंड ऑन प्लान इवेंट। अनडिजायर्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे, ऑन प्लान का भी मतलब होता है एकाएक बिना प्लानिंग का इवेंट, है ना। इवेंट मतलब होता है घटना, विच में कॉज पर्सनल इंजरी, यानी कि कोई भी ऐसी अनडिजायर्ड घटना या अनप्लान घटना जो क्या करे कि पर्सनल इंजरी करे, है ना, या फिर डैमेज करे, नुकसान करे प्रॉपर्टी को या फिर इक्विपमेंट को, या फिर लॉस करे, है ना, जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हमारा काम चल रहा है उसकी लॉस हो जाए, तो ये हमारा क्या है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि एक्सीडेंट एक प्रकार की घटना है जिसमें क्या होता है कि ये अनप्लान घटना होती है, एकाएक हो जाती है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होता है। क्योंकि प्लानिंग होती तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जो एक्सीडेंट होता है साथियों इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये बिना प्लान का होता है, ये अचानक हो जाता है, ये एकाएक हो जाता है। तो एक्सीडेंट मीन समझिए कि एनी अनडिजायर्ड इवेंट या अनप्लान इवेंट व्हिच मे कॉज इंजरी, जो क्या करे कि इंजरी करे, डैमेज करे प्रॉपर्टी को, इक्विपमेंट को, एनवायरमेंट को, या लॉस को, या जो भी हमारा आउटपुट है उसको खत्म करे, लॉस कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट मीन समझ जाइए कि एनी काइंड्स ऑफ लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस अगर हो साथी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे। एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ यही अपना समझे कि जिसमें इंजरी हो, आपको चोट लगे, वही एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का मतलब जहां पे आपको मनी का भी लॉस हो रहा हो, जहां टाइम का भी लॉस हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट का मतलब कोई भी अनप्लान इवेंट बिना सोचे समझे जो भी घटना घटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं, जिसमें लॉस होने की हो जाता है, इंजरी डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है, पैसा की लॉस हो जाता है, इक्विपमेंट की हानि होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सीडेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। साथियों जो एक्सीडेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैटल एक्सीडेंट, दूसरा होता है नॉन फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिसमें आदमी की डेथ हो जाती है उसे फैटल एक्सीडेंट कहते हैं, और जिसमें आदमी की डेथ ना हो बाकी सारी चीजें हो जाए, यानी कि उसको इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, है ना, मतलब कि उसकी जान ना जाए बाकी सभी चीजें हो जाए, वो हमारा क्या है, नॉन फैटल एक्सीडेंट है। सो कोई आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। कौन कौन, तो फैटल एक्सीडेंट, नॉन फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है जिसमें आदमी की मौत हो जाए, और नॉन फैटल का मतलब होता है जिसमें आदमी की मौत ना हो बाकी सभी चीजें हो जाए, वो आपका क्या है, नॉन फैटल एक्सीडेंट है। इसके बाद हम लोग फेटल और नॉन फेटल के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फेटल एक्सीडेंट क्या होता है। तो ए फेटल एक्सीडेंट इज ए एक्सीडेंट दैट द रिजल्ट इज डेथ ऑफ द वन और मोर इंडिविजुअल, यानी कि फेटल एक्सीडेंट क्या है, एक प्रकार का एक्सीडेंट होता है जिसमें जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, यहाँ वहां पे जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी डेथ होती है। एक व्यक्ति की डेथ हो या एक से ज्यादा व्यक्ति की, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि जो भी इंडिविजुअल से काम करने वाले जो लोग हैं उनकी अगर डेथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फेटल एक्सीडेंट कहते हैं।
सो फेटल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट, यानी कि फेटल एक्सीडेंट क्या है? एक प्रकार का एक्सीडेंट है जिसमें रिजल्ट होता है डेथ होता है, उसे हम फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेटल एक्सीडेंट, यानी कि फेटल एक्सीडेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मेजर और डिजास्टर। मेजर का मतलब होता है वेयर देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जिसमें लाइफ की लॉस हो, यानी कि आदमी की जिसमें मृत्यु हो जाए, वो आपका मेजर एक्सीडेंट है। डिजास्टर वेयर देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी की भी हानि हो और आदमी भी मरे, उसे डिजास्टर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं भूकंप आता है या फ्लड आता है, तो इसे आप क्या सुनते हैं? इसे आप सुनते हैं डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर का मतलब ही हो गया लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि वैसी घटना जिसमें प्रॉपर्टी की भी हानि हो, जिसमें आपको लाइफ की भी हानि हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिजास्टर एक्सीडेंट कहेंगे। तो फेटल एक्सीडेंट आप समझ गए। फेटल का मतलब होता है कि जिसमें मौत होती है, उसे फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। और फेटल एक्सीडेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मेजर और डिजास्टर। मेजर का मतलब होता है वेयर देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, जिसमें सिर्फ लाइफ की हानि हो, उसे मेजर कहेंगे, और जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की हानि हो, उसे क्या कहेंगे? डिजास्टर कहेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन फेटल के बारे में जानते हैं। नॉन फेटल क्या होता है? तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नॉन फेटल जो है एक्सीडेंट होता है। नॉन फेटल जो है ये भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है, जिसका मतलब होता है इंजरी हुआ, डिसेबिलिटी हुआ। डिसेबिलिटी का मतलब होता है आदमी विकलांग हो गया, लॉस ऑफ आई साइट, यानी कि आंख से दिखाई देना उसका कम हो गया, किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया, तो इसे हम नॉन फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। यानी कि समझिए कि आदमी जिंदा है, बाकी उसकी सभी सारा कुछ डैमेज हो जाए, तो आपका क्या है? नॉन फेटल एक्सीडेंट है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन फेटल एक्सीडेंट। साथियों, जो नॉन फेटल जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक माइनर होता है, दूसरा आपका मॉडरेट होता है। माइनर का मतलब होता है वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जिसमें क्या है? किसी प्रकार की लाइफ की लॉस नहीं है। जैसे आप देखते हैं काम करते हैं और आपको हल्का सा चोट लग जाता है, तो आप क्या कहते हैं? बहुत ही माइनर है, यानी कि कुछ ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उसे हम माइनर कहते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है वेयर देयर इज इंजरी बट नो लॉस ऑफ लाइफ। मॉडरेट में इंजरी होता है जिसमें आप जो है 3 दिन से ज्यादा आपको छुट्टी मिल जाता है वर्क प्लेस से काम करने का, तो आपका मॉडरेट हो जाता है, यानी कि ज्यादा आपको लगा हुआ है, यानी कि मॉडरेट अवस्था में आप काम नहीं कर सकते हैं। जबकि माइनर आपकी इंजरी होती है, उस कंडीशन में आप काम कर लेते हैं। तो नॉन फेटल एक्सीडेंट जो है साथियों वो दो प्रकार का होता है, माइनर और मॉडरेट। माइनर का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की लाइफ की हानि नहीं होती है, तो हल्का सा माइनर चोट होता है जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती है, आप कंटिन्यूअल काम करते हैं। और मॉडरेट में क्या होता है? जो इसमें आप काम करना के योग्य नहीं होते हैं, आपको 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी मिल जाती है, उसे हम मॉडरेट एक्सीडेंट कहते हैं। तो नॉन फेटल का मतलब ही हो गया जिसमें आप जो है समझिए कि आपकी जान नहीं गई, बाकी सारी कुछ हो जाता है, तो उसे हम लोग नॉन फेटल एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो नॉन फेटल एक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, माइनर और मॉडरेट। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा अभी आप लोगों के सामने जो आप देख रहे होंगे त्रिभुज के आकार का जो दिखाई दे रहा है, ये आपका बर्ड्स एक्सीडेंट रेशियो ट्रायंगल है। यानी कि बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, जो सेफ्टी के फील्ड में जो रिसर्च किए, उन लोगों ने अपना अपना एक व्यू दिया कि आखिर जो एक्सीडेंट होता है वो उसका जो ट्रायंगल होता है वो कैसे होता है। यानी कि एक अगर सीरियस डिसेबलिंग अगर इंजरी होती है तो उसके पहले आपको कितने सारे और हम लोग मिसिंग करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि ये हादसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका बर्ड्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसलिए ये जो नाम जो है उन्हीं के नाम से आप देख रहे हैं, बर्ड्स एक्सीडेंट रेशियो ट्रायंगल। तो बर्ड्स एक्सीडेंट जो रेशियो ट्रायंगल है ये बताता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अगर सीरियस और डिसेबलिंग इंजरी होती है तो उसके पहले साथियों 10 माइनर इंजरी होती है जिसमें आप फर्स्ट एड करते हैं। यानी कि एक सीरियस केस होता है तो उसके पहले 10 माइनर इंजरी होती है जिसमें आप फर्स्ट एड करते हैं। और ये 10 जो फर्स्ट एड होता है साथियों, उसके पहले 30 जो है वो डैमेज एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें डैमेज होता है, तब जाके जो है 10 माइनर इंजरी होती है और तब जाके एक सीरियस इंजरी होती है। उसके साथ साथ 600 बार जो है एक्सीडेंट विथ नो डैमेज नियर मिस, यानी कि आप सिंपल कहें कि 600 नियर मिस की केसेस होते हैं, तब जाके एक डैमेज एक्सीडेंट होता है और तब जाके 30 डैमेज एक्सीडेंट होता है, तो 10 जो है माइनर इंजरीज होती है और उसके बाद तब जाके एक जो है फेटालिटीज होती है जिसमें सीरियस और डिसेबलिंग इंजरी होती है। तो ये जो है डेटा जो है ये एज पर जो बर्ड्स एक्सीडेंट रेशियो ट्रायंगल है उसके अनुसार है। यानी कि कोई भी घटना होती है तो एकाएक नहीं हो जाती है, वो एकाएक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, उसके पहले बहुत बार हम लोग चांस मिस करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोरेंस करते हैं, फिर कंटिन्यूअल वैसे ही करते रहते हैं, तब जाके जो है कोई भी सीरियस केस जो है वो बनता है। तो ये आपका जो था वो बर्ड एक्सीडेंट रेशियो ट्रायंगल था। इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं हेनरिच का जो ट्रायंगल है, ये भी आप देखें, ये भी एक प्रकार के समझिए कि रिसर्चर थे जिन्होंने रिसर्च किया कि आखिर जो एक्सीडेंट होता है, मेजर लॉस टाइम जो भी इंजरीज होती है, एक्सीडेंट होता है तो वो कैसे होता है। तो इन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, यानी कि एक अगर मेजर और लॉस टाइम की अगर केस होता है तो उसके पहले जो है 60 बार जो है माइनर इंसिडेंट होता है। माइनर केसेस जो हम लोग 60 बार मिस करते हैं तब जाके एक मेजर होता है, और उसके पहले 400 बार जो है नियर मिस होता है, इंसिडेंट होता है, तब जाके जो है 60 माइनर होता है और तब जाके एक जो है मेजर और लॉस टाइम इंजरी होती है। तो अलग अलग रिसर्चर ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये हेनरिच थ्योरी के अनुसार है। हेनरिच थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 400 जो है नियर मिस केस होता है, तब जाके 60 जो है माइनर होता है और तब जाके एक जो है वो मेजर केस होता है। तो इतना हम लोग मिस करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तब जाके जो है इतनी बड़ी केसेस जो है सामने निकल के आती है। इसके बाद जो है हम लोग रिडोर जो है इस थ्योरी के अनुसार अगर देखें, इसका फुल फॉर्म जो है साथियों वो होता है रिपोर्ट ऑफ इंजुरी डिजीज डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशन, यानी कि रिपोर्ट ऑफ इंजुरी डिजीज एंड डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशन, इसको शॉर्ट में रिडोर हम लोग कहते हैं। इसके अनुसार क्या है कि एक अगर फेटल केस अगर होता है तो उसके पहले जो है 60 जो है मेजर केस होते हैं और 400 जो है
ऐसी केसेस होते हैं जिसमें ओवर 3 डे के लिए उस व्यक्ति को हम लोग छुट्टी दे देते हैं, जिसे आप मॉडरेट एक्सीडेंट कह सकते हैं। मॉडरेट केस होते हैं, 400 मॉडरेट केस होते हैं, तब जाके 60 मेजर होते हैं, तब जाके एक फेटल होता है। तो ये अलग अलग रिसर्चर का अलग अलग थ्योरी रहा, जिसको आप समझ सकते हैं कि कोई भी घटना होती है तो एकाएक नहीं होता है, उसके पीछे जो है बहुत बार हम लोग जो चांस जो है मिस करते हैं, उसी का नतीजा होता है कि इतनी बड़ी जो है दुर्घटना जो है साथियों वो होती है। हम लोग वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे कि वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर अगर साथियों अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। मींस एक्सीडेंट होने से बचेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है हमें करना है। देखिए ट्रेनिंग जो क्या है, ट्रेनिंग समझिए कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोएक्टिव आपका अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है दुर्घटना होने से पहले जो हम लोग अप्रोच अपनाते हैं उसे हम लोग जो साथियों प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके इंडस्ट्रीज में जहां पे आप काम करते हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर काम करेंगे आने वाले समय में, तो वहां पे जितने भी काम करने वाले आपके वर्कर लोग हैं उसमें से कोई वर्कर ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरे साथ इंजरी हो, मेरे साथ चोट लगे, मेरा हाथ टूटे, मेरा पैर टूटे या किसी भी प्रकार का इंसिडेंट कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ हो। फिर भी कंपनी में आप देखते हैं कि अक्सर घटना घट जाती है, कोई ना कोई हादसा होते रहता है। तो इन हादसों का अगर सबसे बड़ा अगर कारण हम कहें साथियों कि आखिर ये हादसा क्यों होता है, तो सबसे बड़ा कारण होता है और वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि उस व्यक्ति को क्या होता है, नॉलेज नहीं होता है। यानी कि जो व्यक्ति वहां पे काम करता रहता है उसको पता नहीं रहता है कि राइट वे क्या है काम करने का। क्योंकि अगर राइट वे अगर उसको पता होता तो जाहिर सी बात है वो राइट वे से ही काम करता। तो जाहिर सी बात है अगर वो एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ मिस होता है, कुछ ना कुछ वो गलती करता है, और वह गलती साथियों जानबूझकर नहीं होती है, वो गलती जो होती है अनजाने में होती है, उसको पता नहीं रहता है और वो हो जाता है। और उसको पता नहीं रहता है कि जो यूज कर रहे हैं उसका फायदा क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उससे क्या फायदा हो सकता है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है साथियों हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। सो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वर्कर को मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको नॉलेज अगर नहीं होगी तो नॉलेज आएगी कहां से। तो नॉलेज अगर उसके अंदर आपको डालना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज की आपकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसा आपको पता है कि एक कोई भी मशीन हम लोग खरीदते हैं तो मशीन की हमें क्या होती है, पहले ट्रेनिंग मिलती है। उसी तरह से वर्कर अगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से हम समझते हैं, आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, तो वॉशिंग मशीन जब लेके आते हैं तो वॉशिंग मशीन जहां से आप परचेज करते हैं या जो सर्विस सेंटर का जो आदमी आता है वो आके आपको पूरा सिखाता है कि उस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करना है, कहां से साफ होगा, कहां से बिजली का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये पूरा आपको बताता है। और इसके साथ साथ ऑपरेट कैसे होगा ये भी आपको बताता है और करके भी दिखाता है। कुछ कपड़ा आप रखते हैं तो उसको खींच के भी दिखाता है, वॉश करके भी दिखाता है कैसे ये वॉशिंग मशीन काम करता है। इन द सेम वे दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी वर्कर हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। अगर उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में होगी तो बहुत सारी दुर्घटनाओं पे हम लोग ऐसे ही लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है नॉलेज की कमी। तो नॉलेज अगर वर्कर के अंदर बढ़ाना है, वर्कफोर्स के अंदर नॉलेज बढ़ाना है तो हमें ट्रेनिंग प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। तो यह एक रास्ता है, अगर प्रॉपर वे में अगर हम लोग ट्रेनिंग को कंडक्ट करें तो हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 है वो ये है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए जो दुर्घटना होता है उसका जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं आपको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑनसेफ एक्ट एंड ऑनसेफ कंडीशन। यानी कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारण ऑनसेफ एक्ट एंड ऑनसेफ कंडीशन होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ ए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, उसके पहले मैं आपको ऑनसेफ एक्ट एंड ऑनसेफ कंडीशन के बारे में बता दूं। ऑनसेफ एक्ट का मतलब होता है जानबूझकर गलती करना, ठीक है, और अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है गलत माहौल में काम करना। यानी कि ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां पे कंडीशन ठीक नहीं हो। मान लीजिए वहां लाइट सही नहीं हो, वहां पे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं हो, वहां पे नॉइज ज्यादा हो, वहां पे वेंटिलेशन हवा की कमी हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो, तो ये सब कंडीशन जो होता है उसे बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका वर्किंग कंडीशन है, एनवायरमेंट है, वो आपका सही रहे। मींस वहां पे आपका जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, लाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बिल्कुल सही हो। लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आपने एक लाइट लगाया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका जो एरिया है, सपोज करिए कि आपके जो कंपनी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें एक लाइट से तो काम चलेगा नहीं। मान लीजिए कि आपने एक लाइट लगाया हुआ है और उसके बाद जो दूसरा लाइट आपने लगाया हुआ है ये सीधे 50 फीट की दूरी पे आपने लगाया हुआ है, तो क्या वो एक लाइट 50 फीट की जो गैप है उसको फुलफिल कर पाएगा, उसको भर पाएगा? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। तो कहने का मतलब है कि जो लाइट जहां तक कवर करता है उसी के अनुसार जो है आपको दूसरा लाइट भी वहां लगाना है। यानी कि जो भी आपकी लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन हो वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका है ग्लेयर कंट्रोल। ग्लेयर कंट्रोल का मतलब होता है, ग्लेयर का मतलब होता है चमक। यानी कि जो लाइट हो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि चमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज में है, लाइट में अगर चमक होगी तो दुर्घटना का कारण बनेगा। तो आपको चमक भी नहीं होना चाहिए, लाइट इतनी होनी चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो। ज्यादा लाइट होगा तो ग्लेयर करेगा ही, तो ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, देखना है।
इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है वो है नॉइज कंट्रोल, यानी कि आपको नॉइज कंट्रोल भी करना है, शोरगुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज्यादा शोरगुल होगा तो ये भी दुर्घटना का कारण होगा। क्योंकि कोई भी घटना घटने वाला होता है या कोई मशीन में खराबी होने वाला होता है तो उसमें उसका जो साउंड सिस्टम होता है उसमें कुछ चेंजिंग होता है, और आपके वर्क प्लेस पे अगर पहले से ही ज्यादा साउंड सिस्टम है तो कुछ भी गड़बड़ होने वाला होगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो नॉइज भी एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। इसके साथ साथ आपको जो है प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का आवागमन, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं या वर्कर जहां पे काम कर रहा है, आप सिंपल सोचिए वहां पे प्रॉपर वे में अगर हवा ही नहीं मिलेगा तो आदमी काम कैसे कर पाएगा। तो वेंटिलेशन जो है बिल्कुल जरूरी है। दो चीज आप याद रखिएगा, प्रॉपर इल्यूमिनेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि लाइट भी सही मात्रा में होना चाहिए, हवा भी सही मात्रा में होना चाहिए, तभी जाके जो है आदमी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक पॉइंट है वो है प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द होल फैक्ट्रीज, यानी कि आपको अगर दुर्घटना से बचना है, आपको पता है कि आपकी कंपनी के जितने भी सारे प्रोसेस है, जहां जहां काम हो रहा है उन सभी जगह पे आपको रिपेयर और मेंटेनेंस आपको करना है। क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जो मशीन या जो इक्विपमेंट्स अगर रनिंग अवस्था में है तो नियम है कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगा ही आएगा। इसलिए आप देखते हैं कि कंपनी जो है स्टेब्लिश होती है, नई नई सामानें लगता है, नई नई मशीन लगता है, हर चीज नया लगता है, फिर भी परमानेंट जो है टेक्नीशियन वहां पे रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि पता है कंपनी के ओनर को कि वो रनिंग अवस्था में होगा तो कुछ ना कुछ खराब उसमें होगा। तो अगर अपना टेक्नीशियन नहीं रखेंगे, बाहर से टेक्नीशियन को अगर हायर करके बुलाएंगे तो फिर उसको आने में और जाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, तब तक हमारा प्रोडक्शन तो रुकेगा तो नहीं। इसलिए जो है कंपनी क्या करती है, परमानेंट टेक्नीशियन जो है अपने यहाँ रखती है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी फैक्ट्रीज का आपको करना है। इसके साथ साथ आपको यूज ऑफ पर्सनल सेफ्टी डिवाइस, पर्सनल सेफ्टी डिवाइस का मतलब होता है, समझ लीजिए कि सेफ्टी डिवाइस का मतलब होता है वह डिवाइस जो क्या करे, आपकी खुद की रक्षा करे, यानी कि वह डिवाइस जो आपकी खुद की सेफ्टी करता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका मास्क हो गया, आपका शू हो गया, आपका बेल्ट हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका गोगल्स मतलब चश्मा हो गया, हेलमेट्स हो गया, ये सब जो है आपकी पर्सनल सेफ्टी डिवाइस है। जब भी आप वर्क प्लेस पे काम करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी आपकी पर्सनल सेफ्टी डिवाइस है उसका आपको साथियों इस्तेमाल करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, हैजर्ड से आपको नुकसान होने से बचाता है। सपोज करिए कि आप हेलमेट पहने हुए हैं, ऊपर से कोई भी कंकड़ या पत्थर गिरता है आपके सर के ऊपर आएगा, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए रहेंगे तो वहां आपको इंजर्ड कर सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जो पर्सनल सेफ्टी डिवाइस है वो खतरा से आपको बचाता है, मींस आपको नुकसान होने नहीं देता है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग जो है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर जो एक्सीडेंट होता है उसका कारण क्या होता है। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है कि आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है, सेफ्टी इंजीनियर बनना है, आपको पैसा अर्न करना है। आप क्लास करने आते हैं तो उसमें भी कारण होता है कि आपको ये सारा बेनिफिट है इसलिए आप आते हैं। तो कोई भी हम लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। इन द सेम वे अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन बिल्कुल होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, कहीं ना कहीं कमियां होती है, उसी का कारण होता है कि एक्सीडेंट होता है। बिना मिस्टेक्स का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। एवरी एक्सीडेंट के पीछे साथियों कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अभी हम लोग जो है इसी के बारे में जानते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और नंबर का मतलब आपको पता ही है, फैक्टर मतलब कारक, और कंबाइन मतलब जोड़ना, और कॉज माने कारण, एन माने एक, और एक्सीडेंट माने दुर्घटना। यानी कि अगर आप एक्सीडेंट की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर कंबाइन टू कॉजेज ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट के जो है वो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट जो बेसिक फैक्टर होता है, मतलब जो बेसिक फैक्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉजिंग एक्सीडेंट का। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेवार, यानी कि जो एक्सीडेंट होता है उसका अगर हम कारण की बात करें तो कोई बड़ा कारण नहीं होता है, छोटी छोटी कारण होती है, छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, जो हम लोग गलती कर देते हैं, और वही कारण होता है कि एक्सीडेंट होता है। जैसे आपका ऑनसेफ एक्ट, ऑनसेफ एक्ट का मतलब होता है, ऑनसेफ का हिंदी होता है असुरक्षित, और एक्ट का मतलब होता है कार्य करने का तरीका। यानी कि जो भी आपका असुरक्षित करने का, कार्य करने का जो भी तरीका है साथियों, वो आपका क्या है, ऑनसेफ एक्ट है। तो ऑनसेफ एक्ट से अगर इंडस्ट्रीज में हम लोग बात करें तो हम लोग एवरेज देखें तो 75% अगर जो दुर्घटनाएं होती है उसका मेन कारण जो होता है वो क्या होता है, ऑनसेफ एक्ट होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलत तरीके से काम जो हम लोग करते हैं वही मेजर रूप से जो है दुर्घटना का कारण होता है। तो 75% ऑनसेफ एक्ट से होता है। ऑनसेफ कंडीशन जो होता है ये आपका 23% होता है, यानी कि 23% जो दुर्घटनाएं होती है उसका कारण जो होता है साथियों वो होता है आपका ऑनसेफ कंडीशन, और मल्टीपल कॉजेज जो होती है वो मात्र 2% होता है। तो ऑनसेफ कंडीशन का मतलब होता है, ऑनसेफ माने असुरक्षित, और कंडीशन मतलब कार्य करने का माहौल, यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां का माहौल गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए वहां पे आपका पर्याप्त मात्रा में इल्यूमिनेशन नहीं है, लाइट की मात्रा नहीं है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं है, वहां पे गर्मी ज्यादा है, वहां पे शोरगुल ज्यादा है, वो जो बिल्डिंग है वो टूटा फूटा है। तो ये सब जो कंडीशन होता है इसे हम लोग ऑनसेफ कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो ऑनसेफ कंडीशन का दुर्घटना में जो है वो 23% रोल है, 75% ऑनसेफ एक्ट का है, और मात्र 2% जो है वो मल्टीपल कॉजेज का है। मल्टीपल कॉजेज का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम जो है अचानक अगर आपके पास आते हैं तो आपका मल्टीपल कॉजेज होता है। आप इसे मल्टीपल सोर्स ऑफ एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जो है इसके बारे में सभी जो भी आपके कॉजेज हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, देखेंगे।
तो अब हम देखते हैं ऑनसेट एक्ट के बारे में। ऑनसेट एक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एनी अनडिजायरेबल बिहेवियर और एक्शन, यानी कि आप कहें कि कोई भी एक्शन जो वर्कर के द्वारा होता है और वो आगे चल के क्या होता है, दुर्घटना का कारण बनता है, तो उसे हम जो है ऑनसेट एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कोई भी अनडिजायरेबल एक्शन, अनडिजायरेबल का मतलब जो होता है साथियों, वो मैं आपको बताऊं कि मतलब अनडिजायरेबल का मतलब समझ लीजिए कि बिना सोचे समझे, यानी कि कोई ऐसी मतलब समझिए तो गलत तरीके से काम करना, कोई मतलब आपत्तिजनक। अनडिजायरेबल का मतलब आप समझ लीजिए कि इसका हिंदी अगर आप देखेंगे तो आपत्तिजनक होता है, यानी कि कोई ऐसा वर्कर काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो अलाउ नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, जो गलत है, उस एक्शन को जो है हम लोग अनडिजायरेबल बिहेवियर या एक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी एक्शन करता है जो उसको पता है कि करने से प्रॉब्लम होगा, नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करता है, तो साथियों उसे हम लोग ऑनसेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और वो अनडिजायरेबल जो बिहेवियर होता है उसका, वो आगे चल के क्या होता है, उससे एक्सीडेंट का कारण होता है। क्योंकि अगर इस प्रकार का काम करता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, यानी कि जो उसको काम मतलब समझिए कि नहीं दिया गया है उस काम को करता है ना, तो इस प्रकार का अगर काम करेगा तो आगे चल के वो डेफिनेटली है कि दुर्घटना होगा और वही आपका कारण होता है ऑनसेट एक्ट। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑनसेट एक्ट आर एज फॉलो, यानी कि यहाँ पे कुछ जो है एग्जांपल दिए गए हैं ऑनसेट एक्ट का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आप लोगों को जो है इसका जो वर्ड जो है मैं आप लोगों को बता दूं। एनी का मतलब होता है साथियों कोई, अनडिजायरेबल का मतलब होता है अप्रिय, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, एक्शन का मतलब होता है आप कोई एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं, डन का मतलब होता है हो जाना, वर्कर का मतलब आपको पता ही है, विच का मतलब होता है जो कि, कैन का मतलब होता है सकना, लीड का मतलब होता है अग्रसर होना या आगे बढ़ना, और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। उसी तरह से आप नीचे आए तो सम का मतलब होता है कुछ, है ना, ऑफ माने काके की, एग्जांपल माने उदाहरण, ऑनसेट माने असुरक्षित, एक्ट माने कार्य करने का तरीका, और फॉलो का मतलब इसके नीचे दिया हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऑनसेट एक्ट का जो एग्जांपल है इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आप यहां पे देख रहे हैं कि यूजिंग इक्विपमेंट विदाउट अप्रूवल, यानी कि वर्कर क्या कर रहा है कि वो इक्विपमेंट जो है बिना अप्रूवल का इस्तेमाल कर रहा है। यूजिंग का मतलब उपयोग करना, इक्विपमेंट का मतलब औजार, विदाउट का मतलब के बिना, अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, यानी कि बिना स्वीकृति के उसको अप्रूवल नहीं मिला है और वो क्या कर रहा है कि इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, तो क्या है, ऑनसेट एक्ट है। उसी तरह से टेकिंग ऑनसेट पोजीशन, ऑनसेट पोजीशन का मतलब होता है कि वो गलत पोस्चर में काम कर रहा है, यानी कि पोजीशन वो गलत लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, गाड़ी पूरा फुल रहती है तो आप उसके ऊपर लटक जाते हैं, तो क्या है आपका ऑनसेट पोजीशन हो गया। पोजीशन का मतलब आप समझ सकते हैं मैं एग्जांपल से जो मैंने आपको बताया, और ऑनसेट का मतलब होता है असुरक्षित, यानी कि गलत पोजीशन में अगर आप रहेंगे पोस्चर में तो जाहिर सी बात है आप ऑनसेट एक्ट में हैं। उसी तरह से लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग का मतलब होता है सामग्री या कोई भी मटेरियल को लादना, और अनलोडिंग का मतलब होता है उसको उतारना, और मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, और इरेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेवार। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार और इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेवार, और मैनर का मतलब होता है ढंग, यानी कि कोई भी सामग्री को अगर वर्कर उठाता है या उसको उतारता है या लादता है, अगर वो गलत ढंग से करेगा तो भी क्या है, ऑनसेट एक्ट है। इसके साथ साथ नॉट यूजिंग पर्सनल सेफ्टी डिवाइस, पर्सनल का मतलब होता है अपना, व्यक्तिगत, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, डिवाइस माने भाग या यंत्र, जैसे आपका मान लीजिए कि हेलमेट हो गया और ग्लव्स हो गया। आप लोग हेलमेट ग्लव्स समझ सकते हैं, हेलमेट और ग्लव्स, ये क्या हो गया, पर्सनल सेफ्टी डिवाइस। अब पर्सनल सेफ्टी डिवाइस कैसे हुआ, तो यह डिवाइस जो है हमारी खुद की रक्षा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। यानी कि कोई भी डिवाइस जो आपकी क्या करे, आपकी रक्षा करता है, वो आपका पर्सनल सेफ्टी डिवाइस हो सकता है। जैसे आपका हेलमेट हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, आपका सेफ्टी शूज हो गया, आपका पेंसिल हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे पीपीईज हैं। पीपीईज का फुल फॉर्म होता है साथियों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसे हम जो है दूसरा नाम पर्सनल सेफ्टी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है, वर्कर को पता है कि काम करते समय इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि पीपीई क्या करता है, आपको किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट जो होता है उससे आपको डैमेज होने से बचाता है। ऐसा नहीं है कि पीपीई आपके जो सेफ्टी डिवाइस है वो आपके एक्सीडेंट को रोक देता है, एक्सीडेंट होगा लेकिन उससे जो लॉस होने वाला होगा उससे आपको बचा देगा। जैसे मान लीजिए कि आप हेलमेट का यूज कर रहे हैं, ऊपर से कोई पत्थर जो है आके गिरेगा, आपके हेलमेट के ऊपर गिरेगा और ऊपर से टकरा के दूसरी तरफ चला जाएगा। वही अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, पत्थर गिरेगा, आपको इंजर्ड करेगा, इवन हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो पीपीईज है, जो पर्सनल सेफ्टी डिवाइस है, वो एक्सीडेंट को नहीं रोकेगा, मतलब कि वो जो हैजार्डियस जो इवेंट जो होता है उसको नहीं रोकेगा। वो क्या करेगा, उससे जो लॉस होने वाला होगा उससे आपको साथियों प्रोटेक्ट करेगा और आप सेफ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सनल सेफ्टी डिवाइस आपकी जो भी पीपीज है, अगर उसका वर्कर इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि जानबूझकर गलती करता है, तो भी क्या है, ऑनसेट एक्ट है। इसके साथ साथ नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द होल फैक्ट्री, नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ होल फैक्ट्री का मतलब होता है प्रॉपर मतलब सामान्य, और मेंटेनेंस का मतलब होता है मरम्मत करना, होल मतलब होता है संपूर्ण पूरा, और फैक्ट्री मतलब कारखाना, यानी कि जो भी आपका संपूर्ण कारखाना है, अगर उसका मेंटेनेंस अगर समय समय पे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होती है उसका मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी मशीन अगर वो रनिंग अवस्था में है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगा।
आएगा ही आएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है, टेक्नीशियन को परमानेंट रूप में अपने यहाँ हायर करती है, ताकि वो हमेशा उसको रेगुलर जो है मेंटेनेंस पूरी इंडस्ट्रीज का वो करते रहे। क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि अगर वो नहीं रखेंगे, अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर बाहर से बुलाएंगे, तो उसमें उनका समय और पैसा भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी जाएगा, जिससे प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा और उतना देर तक प्रोडक्शन भी हो सकता है कि वो रुक जाए। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि सब इक्विपमेंट, सारी मशीनें, सब कुछ नया लगाती है, लेकिन फिर भी जो है टेक्नीशियन को रखती है, इंजीनियर को रखती है, ताकि एक्टिविटी रुके नहीं, प्रोडक्शन रुके नहीं, हमेशा चलता रहे। तो ये काम आपको करना है। जो भी आपकी कंपनीज है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो होते रहना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जानबूझकर गलती हो रहा है। ये भी आपका क्या है, ऑनसेट एक्ट है। ऑनसेट एक्ट का मतलब ही समझ जाइए, जानबूझकर गलती करना। ऑनसेट माने असुरक्षित और एक्ट मतलब कार्य करने का तरीका। जो भी आपका असुरक्षित कार्य करने का तरीका है साथियों, वो क्या है, ऑनसेट एक्ट है। इसके साथ साथ नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि सेफ्टी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उसका पालन अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि जो भी आपका सेफ्टी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे फॉलो होगा, अगर आप उसका फॉलो नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं। ये भी क्या है, अनसेफ एक्ट है। तो ये सब जो है साथियों आपका अनसेफ एक्ट का एग्जांपल था। आई थिंक आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी जो है हम देखेंगे अनसेफ एक्ट के कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ऑपरेटिंग और वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, यानी कहने का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को या उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको अनसेफ स्पीड से अगर चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाइक नॉर्मली आपका 40-50 चलाना चाहिए, अगर आप उसको 80 या 100 की स्पीड में चलाएंगे तो क्या हो गया, अनसेफ स्पीड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जानबूझकर गलती आप कर रहे हैं, इस कंडीशन में दुर्घटना हो सकता है। तो ये आपका क्या है, अनसेफ एक्ट है। इसके साथ साथ यूजिंग सेफ्टी डिवाइस इन ऑपरेटिव, यानी कि आप सेफ्टी डिवाइस का इन ऑपरेटिव, यानी कि जैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए है ना, उस तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। इन ऑपरेटिव का मतलब होता है जिस तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप हेलमेट का यूज करते हैं और हेलमेट का यूज करते हैं और उसके हुक को आप लगाते नहीं है, ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं, तो क्या हुआ, वो सही तरीके से उसका ऑपरेशन आपने किया, ऑपरेट किया, उसको नहीं किया। तो अगर गलत तरीके से, अगर अस्वीकृत तरीके से आप उसको ऑपरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी सुरक्षा कहां से दे पाएगा। जैसे आप देखते हैं कि बाइक्स जो होती है, बाइक से आजकल आप देखते हैं कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें मरने का केसेस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या होता है साथियों, लोग जो है हेलमेट का यूज नहीं करते हैं, और जो लोग हेलमेट का यूज करते भी हैं वो क्या करते हैं कि उसके हुक को जो है वो लगाते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही बस ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए ऊपर से लगा लेते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आप गिरते हैं, जब गिरते हैं तो झटके में आपका हेलमेट होता है, आपके गिरने से पहले ही हेलमेट बाहर चला जाता है और आपका सर जो है डिवाइडर से टकराता है और हो जाता है, वहां पे आदमी की डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका सेफ्टी डिवाइस है, अगर उसका सही तरीके से आप उसका यूज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपकी सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, वो आपको सेफ्टी नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना, है ना, और इन ऑपरेटिव का मतलब होता है, अगर आप हिंदी देखेंगे तो अक्रिय, यानी कि ऑपरेटिव मतलब सक्रिय समझ लीजिए, इन ऑपरेटिव मतलब अक्रिय, यानी कि उसको सही तरीके से जो भी सेफ्टी डिवाइस है उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, अक्रिय ही है एक तरह से देखें तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यूजिंग ऑनसेफ इक्विपमेंट, यानी कि जो भी आप इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं वो ऑनसेफ वे में आप यूज कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आपका हैमर है और हैमर का क्या है, जो हैंडल है वो लूज है, फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑनसेफ इक्विपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसका इक्विपमेंट तो गड़बड़ है लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं, तो ये यूजिंग ऑनसेफ इक्विपमेंट हो गया। इसका आप अगर यूज करेंगे या अनसेफली तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसका यूज नहीं करेंगे तो भी आपका दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ साथियों हॉर्स प्ले, हॉर्स प्ले का मतलब होता है कि साइड पे आदमी क्या करता है, एक दूसरे के साथ जो है आप कहे तो चिढ़ाने का काम करे या उसका जो ध्यान है भटकाने का काम करे, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कैसे करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी जो होती है उसे हम लोग हॉर्स प्ले के नाम से जानते हैं। जैसे आप इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग है। डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे किसी व्यक्ति का जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता है, यानी कि उसको आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको ध्यान को भटकाते हैं, जिसमें वो काम करता है उससे आप उसको इधर उधर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं कि उस बंदा को फिजिकली आप उसको टच करते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसके साथ मटरगस्ती करते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया। इसके साथ साथ प्लेइंग अराउंड, अब साथियों मैं आपको बताऊं कि वो जहां पे आपका जगह है, जो वर्क प्लेस है, वो काम करने के लिए जगह है, वो खेलने का तो जगह नहीं है। अगर वहीं पे आप खेलने लगेंगे तो भी क्या है, हॉर्स प्ले का एग्जांपल है, तो भी आपका दुर्घटना हो सकता है। ये क्या है, अनसेफ एक्ट के अंतर्गत है। इसके साथ साथ सोशल प्रेशर टू पार्टिसिपेट इन अनसेफ एक्ट। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं वर्क प्लेस पे काम करते हैं और उसमें से मैक्सिमम जो मेजोरिटी होती है वर्कर की, जो वर्कर के लोगों की जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो कोई गलत एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उसमें जो कुछ बचे हुए लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं कि तुम भी यही काम करो, यानी कि सोशल प्रेशर इसको बोलते हैं, सामाजिक दबाव बोलते हैं, और उसको प्रेशर करते हैं कि तुम भी ऐसे ही करो। जैसे मान लीजिए कि एक अगर नशा करता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम भी नशा करो, तो भी नशा करने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अनसेफ एक्ट तो बाकी लोग कर रहे हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, पूरा प्रेशर बना के उनके साथ भी उस प्रकार की चीजें अगर कराते हैं, तो ये भी क्या है, आपका हॉर्स प्ले का एग्जांपल है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो भी मैंने एग्जांपल आपको बताया ये सब क्या है, अनसेफ एक्ट है, यानी कि असुरक्षित तरीके से काम करने का क्या है, तरीका है।
इसके साथ साथ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका काम आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, कंसंट्रेट आप नहीं है। अब कंसंट्रेट क्यों नहीं है, कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? तो कंसंट्रेशन नहीं होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई परेशानी हो सकता है कि आपका काम में मन ना लग रहा हो सकता है कि आप काफी अंदर से थके हुए हो सकता है कि अंदर से आप बीमार फील कर रहे हो सकता है कि आप वेल फील ना कर रहे हो। तो कंसंट्रेशन नहीं होने का बहुत सारा कारण होता है। फिर भी उस समय अगर आप काम करते हैं तो वो आपका क्या है साथियों, ऑनसेट एक्ट का एग्जांपल हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है पूरा ऑनसेट एक्ट का जो एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे ऑनसेट कंडीशन के बारे में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनसेट कंडीशन। अभी हम लोग ऑनसेट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑनसेट कंडीशन क्या होता है। तो एक कंडीशन और सिचुएशन एट द वर्क प्लेस विच में लीड टू एक्सीडेंट, यानी कि एक ऐसा कंडीशन हो, कंडीशन का मतलब होता है माहौल, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि वर्क प्लेस पे एक ऐसा कंडीशन हो, ऐसी स्थिति हो, है ना, जो क्या करे, एक्सीडेंट होने की ओर अग्रसर हो, एक्सीडेंट होने का कारण बने, तो उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस हैजार्ड्स इंक्लूड मालफंक्शनिंग ऑफ टूल्स, यानी कि टूल्स मान लीजिए कि गड़बड़ है, टूल्स टूटा हुआ है, टूल्स ब्रोकन है, अगर उस कंडीशन में अगर हम उसका यूज करेंगे तो घटना होगा। इक्विपमेंट और फेलियर टू यूज नेसेसरी पीपीई, जो भी आपका इक्विपमेंट है अगर वो भी गड़बड़ है, अगर माल फंक्शनिंग कंडीशन में है, अगर हम उसका यूज करेंगे तो भी आपका गड़बड़ है। और फेल्यूर टू यूज नेसेसरी पीपीई लाइक मास्क, गूगल्स इटीसी, अगर हम जो भी आपका मास्क है या गूगल्स है अगर उसका हम यूज कर रहे हैं, अगर वो फेल्यूर है, अगर वो गड़बड़ है, तो भी आपका क्या है, अनसेफ कंडीशन है। इसके आगे जो है आपको और अनसेफ कंडीशन का डिटेल एग्जांपल जो है आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर से आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें साथी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे अनसेफ कंडीशंस है, अनसेफ एक्ट है, सबका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, नियर मिस है और ये एक्सीडेंट है। आपने देखा यहाँ पे लोड जो है उसके नीचे वर्कर है, लोड जो है गिरा और इस वर्कर के ऊपर आया और ये बंदा इंजर्ड हुआ या डेथ हुआ, इसका तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे देखिए लोड जो है बाल बाल बचा, यहाँ पे इसके ऊपर लोड नहीं आया, बिल्कुल ये लोड से बाल बाल बचा, या क्या है, नियर मिस है। फिर आप यहाँ पे देखिए ये अनसेफ एक्ट है, यानी कि लोड के नीचे इसको खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है, कभी भी लोडिंग करके अगर लेके जाना हो तो इतना हाइट इसको नहीं रखते हैं, इसको नीचे रख के ले जाते हैं, तो इतना हाइट पे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, अनसेफ क्या है, कंडीशन है। इस प्रकार आपने एग्जाम्पल से यहाँ से आपने समझ गया होगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन कैसा होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका अनसेफ एक्ट है, कौन आपका अनसेफ कंडीशंस है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे ये ट्रैक हुआ और यहाँ पे बंदा घायल हो गया, ये क्या है, ये वाला जो ऑप्शंस है ये साथियों क्या है, ये एक्सीडेंट का एग्जांपल है, ठीक है। और ये वाला जो एग्जांपल है ये क्या है, बिल्कुल बगल में गिरा है, ये नियर मिस का एग्जांपल है। ये जो है सस्पेंडेड लोड के नीचे है, या क्या है, अनसेफ एक्ट का एग्जांपल है। और ये देखिए इसका जो चेन है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो ये क्या है, अनसेफ कंडीशन का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का एग्जांपल। फिर इसके बाद जो है हम लोग अनसेफ कंडीशन का जो है कुछ और डिटेल एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अनगार्डेड इक्विपमेंट। अनगार्डेड इक्विपमेंट का मतलब होता है कि मशीनरी जो भी है या इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर गार्ड का ना होना। जैसे आप देखते हैं आपके घर में, जैसे मान लीजिए टेबल फैन है, तो टेबल फैन के ऊपर आप देखते हैं जाली की तरह जो लगा हुआ रहता है उसी को क्या है, गार्ड है, यानी कि वो फैन का क्या है, वो गार्ड है। अगर सोचिए कि अगर वो गार्ड ना हो, बिना गार्ड का वो फैन चलेगा तो क्या होगा, कोई भी बंदा उसके चपेट में आएगा और इंजरी हो सकती है। सेम हुए उसी तरह से मशीन में भी क्या होते हैं कि गार्ड लगे होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप काम करें तो उसके ऊपर गार्ड हो। तो अनगार्डेड इक्विपमेंट यानी बिना गार्ड का अगर इक्विपमेंट है, बिना गार्ड का अगर मशीन है, उसके ऊपर किसी प्रकार का गार्ड नहीं है और काम हो रहा है, तो कंडीशन क्या है, अनसेफ कंडीशन में हो जाएगा। इसके साथ साथ अनसेफली डिजाइन मशीन या टूल्स, और इसके साथ साथ मशीन जो बनाने वाली कंपनी है या टूल्स बनाने वाली जो भी कंपनी है उसकी जो डिजाइनिंग बनाई है, अगर डिजाइनिंग ही अगर अनसेफली बना दी है, गड़बड़ डिजाइनिंग बना दिया है, तो हमेशा के लिए अनसेफ कंडीशन है, ये भी अनसेफ कंडीशन है ना। इसके साथ साथ अनसेफ अरेंजमेंट, अगर मान लीजिए कि वहां पे जो भी अरेंजमेंट, जो भी आपने टूल्स का या जो भी इक्विपमेंट्स का जो भी काम का अरेंजमेंट आपने किया है वो सही तरीके से नहीं है, अनसेफ वे में है, तो ये भी आपका एग्जांपल क्या है, अनसेफ कंडीशन का है। इसके साथ साथ आपकी हाउसकीपिंग सही नहीं है, पुअर हाउसकीपिंग है, जहां जो भी है बिखरा पड़ा है, गंदगी है, तो ये क्या है, अनसेफ कंडीशन है। इसके साथ साथ आपका क्या है, जो भी आपका एरिया है वो क्या है, ब्लॉक है, यानी कि आपका ब्लॉक एग्जिस्ट, यानी कि ब्लॉक एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपका जो भी इमरजेंसी निकलने का जो रास्ता है, जैसे आपको पता है हर साइड के ऊपर क्या होता है कि एग्जिट और बनाए जाते हैं, एग्जिट डोर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो तो वहां से हम लोग क्या कर सके, बाहर निकल सके। इससे फायदा ये होता है कि एग्जिट जो भी बनता है उससे फायदा ये होता है कि आदमी जो है कम समय में जो है वहां से जो है आसानी से निकल सकता है। अगर ये चीज अगर नहीं रहे, अगर एग्जिट अगर हम लोग नहीं देंगे, इससे क्या होगा कि अगर किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए कि कुछ मिसहैपनिंग होता है, बाहर निकलने की नौबत आती है साइड से और आपका जो भी एग्जिट होगा ब्लॉक होगा, तो लोग वहीं पे फंस जाएंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे साथी, अनसेफ कंडीशन के नाम से उसको जानते हैं। इसके साथ साथ जो कंजेशन है, कंजेशन का मतलब होता है भरा हुआ, यानी कि जो भी आपका रास्ता है, आने जाने का जो भी वे है, अगर पूरा भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है, तो भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है। इसके साथ साथ इनएडिक्वेट लाइटिंग, है ना, यानी कि आप जहां पे आप काम कर रहे हैं, जो आपका साइट है, अगर वहां पे लाइटिंग जो है पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं है, लाइट ज्यादा है या लाइट कम है, तो भी आपका क्या है, अनसेफ कंडीशन है। इसके साथ साथ आपका क्या है, ग्लेयर कर रहा है, अगर वो काफी लाइट है, अगर ग्लेयर कर रहा है, चमक कर रहा है,
तो भी आपका क्या है, ऑनसेफ कंडीशन है। रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, देखते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो भी है ये क्या है, ऑनसेफ कंडीशन है। इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में लाइट होगा या उसमें चमक होगी या वो रिफ्लेक्शन करेगा तो दुर्घटना होगा, और इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग ऑनसेफ कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ इनएडुकेट वेंटिलेशन, यानी कि हवा का आवागमन जो है वो सही नहीं है, इनएडुकेट है, अपर्याप्त है, तो भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑनसेफ कंडीशन है। कंटामिनेंट एयर, कंटामिनेंट एयर का मतलब होता है दूषित हवा। अगर मान लीजिए उस जगह पे काम करने का जो जगह है उस जगह पे दूषित हवा है, इसका मतलब है कि जो आपका कंडीशन है वो सही नहीं है, तो दूषित हवा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ऑनसेफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आपका काम चल रहा है वहां पे जो भी डिजाइन है वो ऑनसेफ में है, या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बनावट का जो भी काम हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है वो आपका ऑनसेफ है, तो ये भी क्या है, डिजाइन ही ऑनसेफ है, तो कंडीशन भी आपका डेफिनेटली एक ऑनसेफ ही होगा। इसके साथ साथ मटेरियल का डिफेक्टिव होना, जो भी सामग्री वहां पे यूज होने वाला है अगर वो डिफेक्टिव है तो भी आपका कंडीशन क्या है, ऑनसेफ है। ऑनसेफ कंडीशन का ही मतलब समझ लीजिए कि जिसके वजह से वहां पे काम करने का माहौल जो है वो प्रॉपर वे में ना मिले, काम करने का माहौल सामान्य ना हो, तो वो आपका क्या है, ऑनसेफ कंडीशन है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए ऑनसेफ प्रोसेस, यानी कि जो भी आपका मशीन का प्रोसेस है, मैकेनिकल का प्रोसेस है, केमिकल का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल का प्रोसेस है, वो ऑनसेफ वे में चल रहा है, तो ऐसी बात है कंडीशन भी तो ऑनसेफ ही होगी। इसके साथ साथ हॉट, हॉट मतलब होता है गर्म, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है काफी, अगर मान लीजिए कि वहां पे आर्द्रता मतलब काफी गर्मी है और हॉट है, और इसके साथ साथ अगर वो एरिया जो है काफी नॉइजी है, मतलब नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा कि आपका जो काम कंडीशन होगा, जो माहौल होगा वो काफी क्या होगा, मतलब कि ऑनसेफ होगा। तो हॉट भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमिड भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नमी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉइजी भी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो भी एग्जांपल आपने देखा, ये सब जो भी एग्जांपल था वो किसका था, ऑनसेफ कंडीशंस का। तो हम लोग मल्टीपल कॉजेज के बारे में जानेंगे। मल्टीपल कॉजेज क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, कॉजेज का मतलब होता है कारण, यानी कि अचानक जो है डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम आपको फेस होते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, तो उसे हम लोग मल्टीपल कॉजेज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, देयर में बी मेनी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, कॉजेज एंड सब कॉजेज, यानी कि एक जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके मेन कॉजेज भी होते हैं और उसके सब कॉजेज भी होते हैं। मेन कॉजेज एंड सब कॉजेज का मतलब ये हो गया, जैसे आप समझिए, जैसे आपका मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको मान लेते हैं मेन, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इसके जो ब्लॉक होते हैं उसको मान लेते हैं सब कॉजेज। तो उसी तरह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका एक मेन कॉज होता है और बाकी उससे जुड़े हुए जो है सहायक उसके कॉज होते हैं, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉजेज के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते वक्त जो है काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो यह क्या है, ऑनसेफ एक्ट है। वो गाड़ी चला रहा है, हेलमेट नहीं यूज किया है, या क्या है, ऑनसेफ एक्ट है। लेकिन अचानक जब वो गाड़ी चलाते हुए जब आगे बढ़ता है तो रोड जो है उसको खराब मिल जाता है, रोड जो है स्लिपरी मिल जाता है, या फिर रोड पे जो कहें तो वायर जो है बिछाया हुआ मिल जाता है, और ये तेजी में काफी इसकी गाड़ी होती है, तो वहां पे जाके एक्सीडेंट कर जाता है। तो वहां पे जो कॉज जो सामने निकल के आएंगे वो ये होगा कि ऑनसेफ एक्ट भी है और ऑनसेफ कंडीशन भी है, क्योंकि अगर वो गाड़ी अगर स्पीड में अगर नहीं चलाता, ऑनसेफ एक्ट अगर नहीं करता, तो वहां पे वो बैलेंस बना के रोक सकता था, लेकिन वहां पे रुका नहीं, दुर्घटना हो गया। तो नंबर 1 जो आपका जो मेन कॉजेज है वो आपका ऑनसेफ एक्ट हो गया, और उसकी जो वहां पे कंट्रीब्यूटरी जिसको सब कॉजेज अगर आप कहें तो सब कॉजेज ये हुआ कि रोड उसको खराब मिला इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। अगर रोड खराब नहीं मिलता तो एक्सीडेंट नहीं होता, या फिर रोड का कंडीशन अगर अच्छा होता तो भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो यह क्या हो गया, उसका सब कॉजेज हो गया। वहां पे वायर बिछाया हुआ मिल गया, या क्या हो गया, सब कॉजेज हो गया। तो यानी कि इस प्रकार के एक्सीडेंट में क्या होते हैं, आपका ऑनसेफ एक्ट और ऑनसेफ कंडीशन दोनों के कंबाइन हुआ तब जाके एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे एक्सीडेंट को साथियों हम लोग मल्टीपल कॉज कहते हैं। एज पर जो रिसर्चर है, जो सेफ्टी के फील्ड में जो इन्होंने रिसर्च किया है, जैसे आप हेनरी थ्योरी का नाम आप सुने होंगे, आप डोमिनो थ्योरी का नाम सुने होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सीडेंट होते हैं उनका जो कारण होता है ऑनसेफ एक्ट, ऑनसेफ कंडीशन, और भी विभिन्न प्रकार के अगर कारण हो उसे हम लोग जो है मल्टीपल कॉज के नाम से जानते हैं। यानी कि एक एक्सीडेंट अगर होता है तो सिर्फ यही नहीं रहता है कि वो ऑनसेफ एक्ट से भी होता है, बहुत बार वो ऑनसेफ एक्ट से भी होता है, बहुत बार वो सिर्फ ऑनसेफ कंडीशन से भी होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, दोनों की कंबाइन करता है, दोनों जब मिलता है तब जाके जो एक्सीडेंट होते हैं उसे हम लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पे हमें उसका मल्टीपल फैक्टर्स पता चलता है, मल्टीपल कॉजेज पता चलता है, तो इसे हम मल्टीपल कॉजेज कहेंगे। एंड that certain combination of this give rise to accident, यानी कि इस प्रकार की सिचुएशन जो है एक्सीडेंट आगे चल के अगर उत्पन्न होती है तो इसे हम लोग जो है मल्टीपल कॉज के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी को देखा जाए, द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स कैन बी ग्रुप इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी, यानी कि अगर हम लोग इस थ्योरी को देखें तो यहाँ पे जो आपका जो मल्टीपल जो कॉजेज है उसको 2 कैटेगरी में यहाँ पे साथियों बांटा गया है। एक आपका जो है बिहेवियरल कैटेगरी है और दूसरा आपका इन्वायरमेंटल कैटेगरी है। आप बिहेवियरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि दिस कैटेगरी इंक्लूड फैक्टर्स पैटर्निंग टू द वर्कर सच एज इम्प्रॉपर एटीट्यूड, यानी कि वर्कर का जो एटीट्यूड है वो इम्प्रॉपर है, यानी कि वो वर्कर से जुड़ा हुआ है, उसके बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो एटीट्यूड जो है इम्प्रॉपर है, समान नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है साथियों नजरिया, नजरिया का मतलब होता है कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे आप किसी से बिहेव करते हैं, कैसे किसी का सवाल का जवाब देते हैं, ये आपका एटीट्यूड होता है। जैसा कि आपको कोई बात अगर कोई बोलता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत वो एग्रेसिव में आके उसका जवाब देते हैं, और बहुत लोग होते हैं वो नॉर्मल वे में उसका जवाब देते हैं। तो वह क्या हुआ, आपका एटीट्यूड हुआ, आपका जो नजरिया हुआ, उसे हम कहते हैं कि आप कैसे किसी से
बिहेव करते हैं। तो अगर आपका इम्प्रॉपर अगर एटीट्यूड अगर है तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। जो मल्टीपल कॉजेज है उसके जो 2 कैटेगरी बांटा गया है उसमें ये बिहेवियर में जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी बंदा को नॉलेज नहीं है तो ये भी बिहेवियरल इशू है। नॉलेज की कमी है तो नॉलेज दे सकता था, जानबूझकर नहीं किया है तो भी बिहेवियरल इशू है। लैक ऑफ स्किल, उसकी स्किल की कमी है, या फिर इनएडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, यानी कि व्यक्ति जो है इनएडिक्वेट रूप से, फिजिकली रूप से या मेंटली रूप से उसका कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, असामान्य है, गड़बड़ है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, बिहेवियरल इशू होगा। यानी कि बिहेवियरल इशू मींस रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू वर्कफोर्स, रिलेटेड टू मैन एंड वुमेन जो आपका काम करते हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये सारा अगर इनके एंड से किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो मल्टीपल कॉजेज में ये बिहेवियरल इशू में जाएगा, बिहेवियरल कैटेगरी में जाएगा। अब आते हैं इन्वायरमेंटल, देखते हैं इन्वायरमेंटल में। आप यहाँ पे देखिए, दिस कैटेगरी इंक्लूड इम्प्रॉपर गार्डिंग ऑफ अदर हैजार्डियस वर्क एलिमेंट एंड डिग्रेडेशन इक्विपमेंट थ्रू यूज एंड ऑन से प्रोसीजर्स। यानी कहने का मतलब है कि इस कैटेगरी में क्या है कि जो भी मशीनेज हैं, मशीन जो भी कंपनी में इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर गार्डिंग प्रॉपर वे में नहीं है, इम्प्रॉपर वे में उसकी गार्डिंग, यानी गार्डिंग को हटा दिया गया है या गार्डिंग लगाया गया है। उसके ऊपर जो गार्ड होता है मशीन के ऊपर, जो घूमने वाले जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग जो गार्ड लगाते हैं, तो अगर गार्ड अगर सही तरीके से नहीं लगाए हैं तो ये आपका क्या होगा, इन्वायरमेंटल इशू होगा। या इसके साथ साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उसको निकाल के गार्ड जो भी है उसको निकाल के काम कर रहे हैं, मशीन में किसी प्रकार की खराबी है फिर भी हम उसका यूज कर रहे हैं, उनसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो ये हमारा साथियों क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होगा, इन्वायरमेंटल कैटेगरी होगा। तो यहां पे आपने समझा कि जो मल्टीपल कॉज होते हैं उसके जो है मतलब समझिए कि जो बहुत सारे फैक्टर्स अगर कंबाइन करते हैं एक एक्सीडेंट के होने में तो उसे हम लोग मल्टीपल कॉज कहते हैं। इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनसेफ एक्ट एंड ऑनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशंस को, इस प्रकार की जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं उसे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉज के रूप में जो है हम लोग इसको दर्शाएंगे, उसे हम लोग मल्टीपल कॉज के नाम से हम लोग कहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इस एग्जांपल को समझिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कॉजेज, यानी कि एक एक्सीडेंट होता है तो उसका बहुत सारा कारण होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही ऑनसेफ जुड़ेगा, तो 2 भी ऑनसेफ हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसी तरह से ऑनसेफ कंडीशन भी आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से पूरे आपके कॉन्सेप्ट को जो है मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। जैसा मान लीजिए कि कोई बंदा जो है बाइक चला रहा है, तो बाइक काफी स्पीड में चला रहा है, तो क्या है, ऑनसेफ एक्ट, तो कॉज पहला हो गया। दूसरा, वो बंदा हेलमेट का यूज नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, कॉज बी हो गया। और तीसरा क्या कर रहा है कि कभी कभी वो गाड़ी चलाते वक्त स्टंट मार रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि कॉज सी हो गया। तो ये सब जो भी मैंने आपको तीनों एग्जांपल बताया, यह सब क्या है, ऑनसेफ एक्ट है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि बंदा ऐसा तो कर रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि आगे जब आगे वो बढ़ता है, गाड़ी ऐसे चला रहा है, आगे जब जा रहा है, तो आगे चल के अचानक जो है रास्ता में उसको गड्ढा मिल जाता है, तो गड्ढा मिला, ये कॉज डी हो गया ऑनसेफ कंडीशन के अंतर्गत, और ये कॉज डी होगा, और यहाँ पे गड्ढा मिला यानी कि क्या हो गया, यानी कि ऑनसेफ कंडीशन हुआ, सिचुएशन खराब हुआ जिसकी वजह से वो गिरा। अगर गड्ढा नहीं मिलता तो वो नहीं गिरता। दूसरा कंडीशन है कि उसका जो रास्ता है, हो सकता है कि रास्ते में जो है वायर वगैरह जो है बिछाया गया हो, तो ये भी क्या हो गया, ऑनसेफ कंडीशन हो गया। ये भी आपका ई एग्जांपल है। तीसरा अगला जो ऑनसेफ कंडीशन में आप ले सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि उसकी बाइक का जो ब्रेक है, वो ब्रेक जो है वो ढीला हो या ब्रेक वो खराब हो, तो ये क्या होगा, बाइक की कंडीशन जो है वो गड़बड़ है, तो ये क्या है, आपका ऑनसेफ कंडीशन है। तो इस तरीके से आपने एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे ऑनसेफ एक्ट भी जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ऑनसेफ कंडीशन भी जुड़ जाते हैं। जैसे कोई भी आदमी बहुत सारा ऑनसेफ एक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी हादसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें ऑनसेफ कंडीशन जुड़ जाता है, जब दोनों कंबाइन हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट का रेशियो बिल्कुल सटीक हो जाता है, और उस समय एक्सीडेंट घटित होने का चांसेस जो है समझिए कि काफी मैक्सिमम हो जाता है। उस समय ना होने की कोई संभावना नहीं होती है, मैक्सिमम चांस रहता है, रिस्क फैक्टर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में निश्चित ही होता है कि दुर्घटना हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो ऑनसेफ एक्ट भी इसमें जुड़ा और ऑनसेफ कंडीशन भी जुड़ा, दोनों जुड़ा, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या इंजरी हुआ, क्या डैमेज हुआ, क्या नियर मिस हुआ, या फिर एक्सीडेंट, आप समझते ही एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिसमें आदमी की मौत हो जाए, तो वो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर नियर मिस भी हो सकता है, या फिर डैमेज भी हो सकता है, या फिर इंजरी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी घटना जब घटित होती है तो जब उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो बहुत सारे सब कॉजेज और मेन कॉजेज जो है सामने निकल के आते हैं। तो जब हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जब बताना रहता है, तो ये जो भी सब कॉजेज है उतना हमें नहीं बताना होता है, हमें काफी शॉर्ट में मैनेजमेंट को समझाना होता है कि आखिर जो घटना घटित हुआ वो ऑनसेफ एक्ट था या ऑनसेफ कंडीशन था या दोनों कंबाइन था। तो इस तरीके से आप उसको वहां पे बता सकते हैं ये जो घटना घटित हुआ ये मल्टीपल कॉज था, यानी कि एक्सीडेंट का एक ही कारण नहीं था, डिफरेंट प्रकार का कारण था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट को जो है आप समझा सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों हमें लगता है कि आपका जो भी कांसेप्ट है मल्टीपल कॉजेस का वो पूरा क्लियर हो गया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखते हैं कि द साइकोलॉजिस्ट होल्ड द व्यू रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जो भी एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद क्या हुआ कि साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक लोगों ने क्या किया कि एक प्रकार का जो है समझिए कि अपना व्यू दिया कि आखिर जो एक्सीडेंट होता है उसका कारण क्या होता है, यानी कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से कारण बताते गए। उसी तरह से जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने बताया कि आखिर जो एक्सीडेंट होता है उसका कारण क्या है। तो अभी हम लोग जो है इसके बारे में समझेंगे। द साइकोलॉजिस्ट होल्ड द व्यू रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि साइकोलॉजिस्ट लोगों का व्यू क्या है, आखिर जो एक्सीडेंट है उसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट
साइकोलॉजिस्ट लोगों ने क्या बताया, कौन कौन सी कमी है, कौन कौन से पॉइंट है जो एक्सीडेंट का ज्यादा कारण बनते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिड वर्कर्स मीट विद लेस एक्सीडेंट इन कंपेयर टू द अनमैरिड वर्कर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो मैरिड वर्कर्स हैं वो समझिए कि कम एक्सीडेंट करते हैं एज कंपेयर टू अनमैरिड वर्कर्स। आप सिंपल सी बात है कि जिनकी शादीशुदा जो व्यक्ति हैं वो जाहिर सी बात है कोई भी काम करेंगे तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उनके दिमाग में ख्याल जाएगा कि हम ही नहीं है, हमारे साथ हमारी पूरा परिवार है, अगर हमको कुछ होता है तो पूरा परिवार की स्थिति कौन देखेगा, कौन उसको संभालेगा, कौन चलाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर डिफेक्टेड होता है तो पूरा परिवार जो है साथियों डिफेक्टेड हो सकता है। और मैरिड होने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर मैच्योरनेस आ जाती है, आपके पास रिस्पांसिबिलिटी आती है, आपके पास जिम्मेवारियां आ जाती है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, आपका दायित्व बढ़ जाता है, आपका रोल बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप जो भी काम करते हैं वो जो है बिल्कुल देख के करते हैं किसी प्रकार का इसमें रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। आप सिंपल देखिएगा, बाइक चलाने वाला आप कभी नहीं देखिएगा कि वैसा व्यक्ति जो शादीशुदा हो और बाइक जो है काफी तेज में चलाता हो, लेकिन अनमैरिड जिनका एज 15 साल 18 साल है या 19 साल या 20 साल है, उनको आप देखिएगा उनकी जो बाइक है वो काफी तेज में चलती है, क्योंकि उनका जो ब्लड जो होता है वो समझिए गर्म होता है, कहते हैं कि अभी यंग आदमी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है साथियों, मैच्योरनेस जो है डेवलप नहीं होती है, सोचने की क्षमता समझने की क्षमता जो होती है वो नहीं हो पाती है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है उसके बारे में आदमी का जो दिमाग है बहुत कम ही लोग हैं जो उसके बारे में सोच पाता है। तो उस कंडीशन में उनका जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो मैरिड वर्कर्स हैं वो कम एक्सीडेंट उनका होता है एज कंपेयर टू अनमैरिड वर्कर्स। ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिस्ट लोगों ने व्यू दिया कि वर्कर हु आर एडिक्ट्स, एडिक्ट्स का मतलब होता है कोई भी नशीला पदार्थ आप ले रहे हैं, उसकी आदी हो गए हैं, उसको हम एडिक्ट्स कहते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्कोहल एडिक्ट, जैसे मान लीजिए कि आप अल्कोहल के आदी हो गए हैं, शराब और नशा जो है आप कर रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि बिहार में अपना जो है इसके ऊपर पाबंदी है। जब शुरुआत में जब लगा था उस समय अल्कोहल नहीं मिलता था, तो उस समय लोग क्या करता था, आपने देखा होगा कि दवा लोग लेके खाता था, यानी कि नशीली दवा जो है लोग लेके खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्ट। यानी कि कोई भी चीज का आप एडिक्ट हो गए, आदी हो गए हैं, तो वो एडिक्टेड होता कहलाता है। तो ड्रग एडिक्ट का मतलब होता है कि आप दवा खाने का आदी हो गए, यानी कि अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो नशीला वाला आप दवा खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा नशा में रह रहे हैं। तो इस कैटेगरी के वर्कर अगर हैं, है ना, और इसके साथ साथ दोज who are especially fatigue, यानी कि दो समझिए कि वह वर्कर जो स्पेशली जो है विशेष रूप से, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से फटीग हो गए हैं, मतलब कि थक गए हैं, एक्साइटेड द हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट। तो सिंपल कंडीशन है कि उनसे जो है एक्सीडेंट होगा वो ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि कोई वर्कर काम कर रहा है और वो नशा लेके काम कर रहा है, थक गया हुआ है, काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना तो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एम्प्लॉय। तीसरा इन लोगों ने जो व्यू दिया वो ये दिया कि एम्प्लॉय वर्किंग अंडर स्ट्रेस, यानी कि एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। अगर कोई भी कर्मचारी अगर काम कर रहा है, अगर वो स्ट्रेस में काम कर रहा है, तनाव में काम कर रहा है, along with a sense of insecurity, अगर उसके पास मान लीजिए कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, यानी उसको लग रहा है कि हमारी सैलरी कट जाएगी या नौकरी चला जाएगा, मेरा फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरा जो लाइफ जो है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छा उसको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है उस कंपनी में, या इस प्रकार की तमाम चीजें जो है उसके अंदर चल रही है। तो जब इस प्रकार की चीजें उसके अंदर चलेगी या उसके घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आदमी जो होगा, जो एम्प्लॉय होगा, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, और जब हमेशा स्ट्रेस में रहेगा तो जाहिर सी बात है उससे अच्छा जो है प्रोडक्टिविटी तो निकलेगा नहीं, तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल एम्प्लॉय। तो सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आप समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर तनावपूर्ण होकर काम करेगा तो जिंदगी में ना कभी सफल हो पाएगा और ना उस काम को बेहतर तरीके से करेगा। उल्टा में समझिए कि उसका जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो यह होगा कि वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है साथियों। तो ये जो है एक साइकोलॉजिस्ट लोगों का जो है वो एक व्यू था। साइकोलॉजिस्ट लोगों ने अपना व्यू दिया था कि आखिर जो दुर्घटनाएं होती है उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी।